बात तब की है जब मैं 9 साल का था। मेरे बाबा का ट्रांसफर सोलापुर में हुआ था। हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे आई बाबा थे। हमने सोलापुर में एक रो हाउस रेंट पर लिया था। उस रो हाउस की मालकिन नैना आंटी बगल में ही रो हाउस में रहती थी। कुछ ही साल पहले उनके पति कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वो अकेली रहती थी। हर रोज दिन बिताने के लिए आई से गप्पे लड़ाने वो हमारे घर आती थी। आते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती थी। मैं भी हर रोज उनके घर खिलौने खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए जाता था। एक रात मैं मेरे बेडरूम में बैठा था, तभी मुझे पीछे गार्डन से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने खिड़की में जाकर देखा तो वो आवाज आम के पेड़ के नीचे से आ रही थी। पेड़ के नीचे अंधेरा छाया हुआ था। तभी उस अंधेरे में से एक 6-7 साल का बच्चा बाहर आया। वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रो रहा था। ए, रो क्यों रहे हो? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने उससे 2-3 बार पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी आई मुझे खाना खाने के लिए मेरे कमरे में बुलाने आई। बेटा, किससे बात कर रहे हो? वो उस लड़के से। मैंने आंगन की तरफ इशारा करते हुए कहा और देखा तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा कि शायद वो चला गया। मैंने कहा और मैं खाना खाने चला गया। उसके 2-3 दिन बाद ठीक उसी दिन की तरह रात में मुझे आंगन से रोने की आवाज आई। मैंने आंगन में देखा तो वहां पर वही छोटा बच्चा मेरी तरफ देखकर रो रहा था। अरे क्यों रो रहे हो? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं भागते हुए बाहर आंगन में आ गया, लेकिन वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद वो आम पेड़ के नीचे वाले अंधेरे में छुपा होगा, इसीलिए मैं वहां पर गया। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, शिवा। वो उसी छोटे बच्चे की आवाज थी। मैंने आजू बाजू देखा तो वो कहीं पर भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ आया कि वो आवाज एक पाइप से आ रही है। एक सफेद रंग का पाइप जो जमीन से 3 फुट ऊंचा था और उसकी चौड़ाई कुछ आम पाइप से ज्यादा ही थी। मैं उस पाइप के पास गया। मैंने उसमें देखा तो उसमें अंधेरा छाया हुआ था। वो आवाज उसी पाइप से आ रही थी, इसीलिए मैंने मेरा कान पाइप से ऊपर रख दिया। तभी उसमें से एक दर्दनाक चीख निकली। मैं डर गया और उस पाइप से दूर हो गया। मैं उस पाइप की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसमें से वही छोटा बच्चा रेंगते हुए बाहर आ गया। ये देख मैं बहुत डर गया। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। तुम उस पाइप से कैसे बाहर आए और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने उससे पूछा। मैं इसी पाइप में रहता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या? और तुम्हारे आई बाबा कहाँ हैं? वो वहाँ पर रहते हैं? मैंने पूछा। वो उस घर में रहते थे, अब पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। उसने मेरे घर की तरफ उंगली करते हुए कहा। तभी मेरी आई मुझे मेरे कमरे में आवाज दी। मैंने कमरे की तरफ देखा तो आई खिड़की में खड़ी थी। शिव बेटा, इतनी रात गए, तुम अकेले गार्डन में क्या कर रहे हो? अकेले कहाँ आई? मैं तो इससे बातें कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मैं मुड़ा तो वो बच्चा वहां नहीं था। आई ने मुझे कमरे में बुलाया, इसलिए मैं चला गया। मैं रात भर यही सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा बस इतनी सी पाइप में कैसे रह सकता है। इसलिए सुबह होते ही मैंने उस पाइप में उतरने की ठान ली। सुबह होते ही मैं आंगन में उस आम के पेड़ के नीचे चला गया जहां पर मुझे रात में पाइप दिखाई दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पर कोई भी पाइप नहीं था। रात में तो यही था, अब अचानक कहाँ चला गया? मैं मन ही मन बड़बड़ाया। उस दिन जब मैं ऐना आंटी के घर गया हुआ था तब अचानक से मुझे कल रात वाला बच्चा याद आया और मैंने वो बात ऐना आंटी को बता दी। और मैंने पूछा कि क्या सच में एक छोटा बच्चा इतनी सी पाइप में रह सकता है। मैंने जब ये बात उनको बताई तो वो चौंक गई। वो अपने कमरे में चली गई और उन्होंने एक तस्वीर लाई और मुझे दिखाई। उस तस्वीर में ऐना आंटी के साथ वही बच्चा था। क्या वो बच्चा यही था? हाँ, बिल्कुल यही था। लेकिन क्या सच में वो उसी पाइप में रहता है? मैंने उनसे पूछा। ऐना आंटी ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, लेकिन तुम ये बात घर पर किसी से मत कहना, वरना वो लोग तुम्हें मेरे घर कभी आने नहीं देंगे। मुझसे प्रॉमिस करो, और अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। उन्होंने कहा।
मैं ऐना आंटी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मैं मेरा बहुत सारा समय उन्हीं के साथ उनके घर पर बिताता था। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मुझे मेरे घर वाले उनके घर जाने से रोके। इसीलिए मैंने ऐना आंटी को प्रॉमिस किया कि ये बात किसी से भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो बच्चा कौन है आंटी, और उस पाइप में क्यों रहता है? उनसे पूछा तब वो बोली कि इन सवालों के जवाब वो मुझे वक्त आने पर बता देगी। एक दिन मैं ऐना आंटी के घर पर बैठा हुआ था कि तभी मेरी आई मुझे बुलाने आई। शिवा, घर चल बेटा, तुम्हारी नानी आई हैं। आई ने कहा। वैसे ही मैं उठकर भागते हुए अपने घर चला गया। कहाँ गया था शिव? मालकिन के यहाँ गया था। दिन भर उन्हीं के घर बैठा हुआ होता है। वो उन्हें कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए हमारे शिव को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं वो। आई ने नानी को बताया। वैसे नानी कुछ सोच में पड़ गई और बोली, बेटी, ऐसे अपने बच्चे को किसी बांझ के घर मत भेजा करो। ऐसी औरतें दूसरों के बच्चों के खाने में कुछ भी मिलाकर खिलाती हैं और उन पर काला जादू करती हैं और उन्हें अपने बस में कर लेती हैं। उसके बाद वो बच्चे अपने माता पिता से नफरत करने लगते हैं और उस बांझ के साथ रहने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐना जी ऐसी नहीं है, दूर बैठे मेरे बाबा बोले। लेकिन नानी की बात आई ने दिल पर ले ली। हाँ माँ, शिव भी अब कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा है। बात बात पर मुझ पर गुस्सा हो जाता है। बेटी, क्या तुम्हें ऐश्वर्या याद है, जो हमारी गली के पीछे वाली गली में रहती थी, जो तुमसे 4 साल बड़ी थी और अब मुंबई में रहती है? हाँ हाँ, उसके पड़ोस में एक बांझ औरत रहने आई थी। उसका 12 साल का बेटा हमेशा उसके घर जाया करता था। उसने उसके बेटे पर काला जादू कर उसके बेटे को अपने वश में कर लिया। वो तो ये तक कह रहा था कि वो अब उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगा। तब ऐश्वर्या ने उसके बेटे को तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक बोला, इस पर तो काला जादू हुआ है। इसको खाने में दवा मिलाकर खिलाने से आपका बच्चा उस औरत के वश में आ गया है। उसके बाद तांत्रिक ने उसका काला जादू तोड़ा और बोला, आपके बच्चे को उसके घर मत जाने देना और उसके हाथों से बनाया हुआ खाना भी मत खिलाने देना। ऐश्वर्या ने अपने बेटे को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन वो चुपचाप उस बांझ औरत के घर गया और उसने ना जाने उसे क्या खिलाया। जब वो घर आया तो पेट पकड़कर रोने लगा और जब तक उसे अस्पताल में भर्ती करवाते उसने दम तोड़ दिया। इसीलिए कह रही हूँ, अपने बेटे को उस बांझ औरत के घर मत भेजा कर। नानी की ये बातें मैं भी सुन रहा था। मैं वो वाकया सुनकर डर गया था। सुनो बेटा, ऐसी औरतें डायन होती हैं, डायन। तुम उसके घर मत जाया करो, वरना तुमको भी खाने में कुछ खिला के वो तुम्हें मार डालेगी। नहीं, ऐना आंटी ऐसी नहीं है। तुम्हें क्या पता, जब से तुम उसके घर जा रहे हो तुम अपने आई बाबा को पलटकर जवाब दे रहे हो ना। और उस औरत के घर कोई बच्चा भी नहीं है, फिर उसके यहाँ खिलौने क्यों हैं? वो खिलौने तुम्हें अपने वश में करने के लिए उसने लिए हैं और इसीलिए वो तुम्हें रोज अच्छा खाना बना बना कर खिलाती है, ताकि तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे आई बाबा से ज्यादा तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर तो मुझे लगने लगा कि ऐना आंटी डायन है। सुन बेटा, उसके घर मत जाया कर, वरना मर जाएगा। नानी ने कहा। उस दिन के बाद मैंने ऐना आंटी के घर जाना छोड़ दिया। ऐना आंटी हमारे घर मेरे लिए खाना लाती, लेकिन आई उसे डस्टबिन में फेंक देती। हर रात मैं रोज की तरह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी मुझे फिर से उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं खिड़की में गया तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, इस पाइप में मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। मैंने उस पाइप के अंदर देखा तो तभी उसमें से 2 खून से सने हाथ बाहर आए। वो मुझे पाइप के अंदर खींच रहे थे। तभी उसने अपना चेहरा भी बाहर निकाला। वो वही बच्चा था। उसके सर के बीच से 2 टुकड़े हो गए थे और सर से खून बह रहा था। कई सालों से मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे साथ अंदर चल, मैं बहुत अकेला हूँ। वो छोटा लड़का चिल्लाया। मैंने जैसे तैसे मेरा गला उसके हाथ से छुड़ाया और भागते हुए अपने कमरे में गया। मैंने मेरे कमरे के दरवाजे खिड़की बंद कर दिए और बेड के नीचे सो गया।
मुझे समझ आया था कि वो कोई आत्मा या भूत है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि ये मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। दिल चाहता था कि अभी जाऊं और आई बाबा से कह दूं कि उस पाइप में भूत है, लेकिन मैंने ऐना आंटी से प्रॉमिस किया था कि ये बात किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो ऐना आंटी मर जाएंगी। उस रात के बाद हर रात को छोटा बच्चा मेरे कमरे के खिड़की के बाहर रोता था। उसकी आंखों से खून के आंसू बहते थे। मैं उससे इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने कमरे में सोना ही छोड़ दिया। मैं नानी के साथ उनके कमरे में सोता, लेकिन एक दिन नानी मुझे मेरे ही कमरे में सुलाकर चली गई। मैं सो गया, लेकिन रात को उस बच्चे की आवाज सुनकर मैं नींद से जाग गया। मैंने खिड़की की ओर देखा तो खिड़की खुली थी, लेकिन आज उस बच्चे की रोने की आवाज खिड़की के बाहर से नहीं बल्कि अलमारी से आ रही थी। मैं बेड से उठ गया कि तभी उस अलमारी का एक दरवाजा खुल गया और ना चाहते हुए भी मेरी नजर उसके अंदर चली गई। उस अलमारी में वही बच्चा खून से सने हुए हालत में पड़ा हुआ था। उसका सर उसके कंधे पर टूटकर पड़ा था। ये देख मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पर दरवाजा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा यहाँ से कहाँ चला गया? मैं घबराते हुए बोला कि तभी अलमारी से वह बच्चा नीचे फर्श पर गिर गया। पूरे फर्श पर खून बह रहा था। उसने अपनी हलचल बंद कर दी थी। पानी पानी पानी, वो तड़पते हुए बोला, लेकिन मैं फिर भी वैसे ही खड़ा रहा। लेकिन वो फिर से पानी मांगने लगा और मैं पिघल गया और मैं टेबल से पानी की बोतल उठाकर उसके पास चला गया कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ही करते हुए हंसने लगा। यह बस उसकी साजिश थी। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे फर्श पर से घसीटते हुए खिड़की की तरफ ले गया और उसके बाद उसने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरे माले से सीधा जमीन पर गिर गिरा। शरीर दर्द कर रहा था। अब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। उसने भी खिड़की से छलांग मारी और एक बार फिर मेरे सर के बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए उस पाइप के पास ले गया। वही पाइप जो दिन में गायब हो जाता था और रात में दिखाई पड़ता था। उसने मुझे उठाया और उस पाइप में फेंक दिया। मैं चिल्लाते हुए उस पाइप के अंदर गिर रहा था और आखिर में मेरा सर पत्थर से जा टकराया और मेरे सर के भी 2 टुकड़े हो गए। मैं जोर से चिल्लाया और मैं नींद से जाग गया। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं समझ गया कि ये मेरा सपना था, लेकिन तभी उस बच्चे की रोने की आवाज अलमारी से आने लगी। वो अलमारी हिलने लगी थी। कहीं वो सपना सच ना हो जाए, यह सोचकर मैं चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मैं आई बाबा के कमरे में गया और रोने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो मुझे मार डालेगा आई, मुझे मार डालेगा। कौन कौन मार डालेगा बेटा? मुझे ऐना आंटी से किया हुआ वादा याद था, लेकिन अब मैं इसे घर वालों से नहीं छुपा सकता था क्योंकि मेरी जान पर बनाई थी। आई, आंगन में एक पाइप है जिससे एक सर टूटा खून से सना हुआ बच्चा निकलता था और वो मुझे अपने साथ उस पाइप के अंदर ले जाना चाहता है। मैंने ऐना आंटी से ये बात कही थी। वो उस बच्चे को जानती है क्योंकि उसकी तस्वीर ऐना आंटी के साथ में है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना किया है। मुझे बचाओ आई, वरना वो छोटा बच्चा मुझे मार डालेगा। ये सुनकर मेरे घर वालों के तो होश ही उड़ गए थे। दूसरे दिन मेरे घर वाले मुझे ऐना आंटी के घर ले गए और उस पाइप और उस बच्चे के बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तब मेरी आई और नानी ने पड़ोसियों से पूछताछ की और उन्होंने जो बताया वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हमारे घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें पति पत्नी और उनका 9 साल का एक छोटा सा बच्चा पीटर था। पीटर हर वक्त ऐना आंटी के घर जाया करता था, लेकिन एक दिन ना जाने कैसे पीटर घर के पीछे वाले आंगन के बोरवेल में गिर गया। वो बोरवेल खराब हो गया था, इसीलिए उस पर एक उल्टा मटका रखकर उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन शायद पीटर ने खेल खेल में उस मटके को हटाया और उसमें झांकते समय उसमें गिर गया। 4 दिन तक सब लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन पीटर कहीं भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उस बोरवेल से लाश की सड़ी हुई बदबू आने लगी और उसके घर वालों को बोरवेल के पाइप के अंदर पीटर की लाश मिली। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ऐना बांझ है, इसलिए उसने जादू टोना करके उसे मार दिया और उसकी लाश बोरवेल में फेंक दी
और उसका पति किसी कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि खुद को फांसी लगाकर घर में मर गया था, और शायद उसने ही अपने पति को भी मार डाला था। तब मुझे समझ आया कि क्यों उस बच्चे की तस्वीर एना आंटी के साथ में थी। घर आते ही आई रोने लगी और बाबा से कहने लगी कि हमें अभी के अभी ये घर छोड़ना होगा। बाबा मान गए और ट्रांसपोर्ट लाने के लिए घर से बाहर चले गए। शाम के 8 बज रहे थे। गली से किसी की शादी की बारात निकल रही थी। जोर जोर से डीजे की आवाज आ रही थी। तभी घर की डोरबेल की हल्की सी आवाज आई। मेरी नानी दरवाजा खोलने चली गई। नानी ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पे एना आंटी खड़ी थी। वो मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी, लेकिन नानी उस पर चिल्ला रही थी, निकल जा डायन, खुद के पति को तो तूने छोड़ा नहीं और अब मेरे पोते को मारने पर तुली हुई है। निकल जा यहाँ से। मैंने अपने पति को नहीं मारा, मैं कोई डायन नहीं हूँ। तूने ही मारा है अपने पति को, डायन कहीं की। निकल जा यहाँ से। नानी एक बार फिर उन पर चिल्लाते हुए बोली। तब एना आंटी ने गुस्से से नानी का गला पकड़ा और गला घोटना शुरू कर दिया। नानी तड़पने लगी। उन्हें छुड़ाने आई उनकी तरफ दौड़ी। वह एना आंटी का हाथ नानी के गले से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एना आंटी ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। तब आई ने पास पड़ी मेरी क्रिकेट बैट उठाई और एना आंटी के सर में किक मारी। तब एना आंटी जमीन पर चिल्लाते हुए गिर गई। नानी भी बेहोश होकर जमीन पर फिर गिर गई। आई उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं दूर से उन्हें देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि एना आंटी उठ गई थी और उनके हाथ में मेरी बैट थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आई, पीछे देखो। मैं जोर से चिल्लाया कि तभी एना आंटी ने बैट से आई के सर में हमला किया और ना रुकते हुए वो हमला करती गई। आई! मैं जोर से चिल्लाया। तब एना आंटी ने मेरी तरफ देखा। वो गुस्सैल आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। तूने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तूने वादा तोड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी तूने वादा तोड़ा। इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता, तुझे जीने का कोई हक नहीं। उन्होंने मुझसे कहा और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। मैं खौफ के मारे उसी जगह खड़ा रहा। उन्होंने मुझे उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। मैं सर के बल गिर गया। मेरे सर से खून निकलना शुरू हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे इस हालत में देख वो पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, चल अब तुझे पीटर से मिलवाती हूँ। कई सालों से वो अकेला ही उस बोरवेल में कैद है। अब तुम भी उसके साथ वहीं रहना। उन्होंने मुझे उठाया और बोरवेल के पास ले गए। वो भूतिया बोरवेल वहीं पर था। पीटर उस बोरवेल के पास ही खड़ा था। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे बोरवेल के अंदर धकेलने लगी, लेकिन मेरा शरीर बड़ा होने के कारण उसमें समा नहीं पा रहा था। तब उन्होंने जोर लगाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुझे एना आंटी के हाथों से छुड़ाया और एना आंटी को धक्का मारा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बाबा मेरे गालों पर हल्के से थप्पड़ मारकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आधी खुली आंखों से देख पा रहा था। तभी मैंने देखा कि एना आंटी बाबा के पीछे खड़ी हुई है और उनके हाथ में गार्डन में पेड़ काटने के लिए रखी हुई कुल्हाड़ी है। बाबा, पीछे देखो। मैं लड़खड़ाते हुए बोला कि तभी एना आंटी ने उनके पीठ में कुल्हाड़ी मारी। बाबा चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। एना आंटी ने कुल्हाड़ी बाजू में फेंकी और पागल की तरह बाबा की तरफ देखकर हंसने लगी। तेरा बेटा बिल्कुल इस पीटर की तरह मरेगा, क्योंकि उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। क्या? पीटर को तूने मारा था? हाँ, क्योंकि वो मुझे अपनी माँ कहने से मना कर रहा था। उसके माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ रहने से मना कर रहा था। मैंने उससे इतना प्यार दिया, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इसीलिए उस दोपहर जब उसकी माँ सो रही थी, तब इसका सर दीवार पर पटक पटक कर इसे बेहोश कर दिया और बाद में इस बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया। लेकिन मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद इसकी आत्मा
यहीं पर घूम रही है। तो अब ये मर जाने के बाद भी मैं इससे मिला करती हूँ। इसके लिए लजीज खाना बनाकर रात को खिलाती हूँ। अब तुम ये सच्चाई जानती हो तो तुम्हें मरना होगा। उन्होंने कहा और वो बाबा का गला घोटने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि हिना आंटी ने पहले ही मेरी नानी और आई को मार डाला था और अब मेरे पापा को भी मारने वाली थी। मैंने पीटर की तरफ देखा तो वो भी ये सब देखकर दुखी लग रहा था। अचानक से वो काला धुआं बन गया और मुझ में समा गया। मेरा शरीर अचानक से खड़ा हो गया, मानो कोई और इसे चला रहा हो। मैंने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और हिना आंटी के सर पे दे मारी। वैसे हिना आंटी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने अपनी जान छोड़ दी। उसके बाद वो काला धुआं मेरे नाक से बाहर आया और बोरवेल में चला गया और बोरवेल जमीन के अंदर चला गया। मेरे पापा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुलिस को बुलाया। उस हादसे में मैंने मेरी आई और नानी को खो दिया। उसके बाद हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।